सबसे पहले हम इस पाठ की शुरुआत में बात करेंगे पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि इसीलिए दोस्तों क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि उपनिवेशवादी आक्रमण वाला जो पाठ है उसका एक मुख्य विषय है ये 1857 की क्रांति। तो वहां हम आपको एक बार जोड़ेंगे उससे कि किस तरह से मध्यकाल समाप्त होता है और 1857 की क्रांति तक कैसे पहुंचता है। ये पूरा कालखंड जो है लगभग 100 वर्षों का बीच का जो कालखंड है, यानी हम ये मान के चलते हैं कि 100 वर्षों का जो कालखंड है 1757 से लेकर 1857 तक का, वो पूरे 100 वर्षों का इतिहास आपको इस पृष्ठभूमि में आपको संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास करेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से और जो दूसरी कंपनियां आई भारत में उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने के बाद हम मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो है अभी तक 1857 की क्रांति के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन है और उसी के खिलाफ ये उसकी नीतियों के खिलाफ ही मुख्य रूप से 1857 की क्रांति होती है। और पहली बार भारत ये जनमानस इस बात के लिए तैयार होता है कि वो विदेशियों को यहां से बाहर खदेड़ दे। तो पृष्ठभूमि में हम बात करेंगे इन 100 वर्षों के इतिहास की कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया और वो कौन से और किस तरह से एक इन 100 वर्षों के इतिहास में एक जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो भावना थी भारतीय जनमानस में, सैनिकों में, किसानों में, यहाँ के जमींदारों में, शासकों में, वो भावना कैसे पल्लवित हुई। तो पृष्ठभूमि की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे क्रांति के क्या कारण थे। 1857 की जो क्रांति है उसके क्या कारण थे। आप सभी जानते हैं उस एक कारण को कि जो चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका इस्तेमाल की जो घटना है वो मुख्य रूप से इस क्रांति का कारण मानी जाती है। लेकिन केवल एकमात्र कारण नहीं था वो चर्बी वाले कारतूसों की जो घटना थी, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे कारण थे जो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर रहे थे इस बात के लिए कि वो एक क्रांति करे। तो इसके जो प्रमुख कारण हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, जिनमें हम सामाजिक कारणों की बात करेंगे, राजनीतिक कारणों की बात करेंगे, प्रशासनिक कारणों की बात करेंगे, धार्मिक कारणों की बात करेंगे और भी बहुत राजनीतिक कारण भी। तो इन सभी कारणों पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ। जो बहुत सारे कारण थे उनकी वजह से क्रांति शुरू कहाँ से होती है। आप सभी जानते हैं जो मेरठ से ये क्रांति शुरू होती है 10 मई 1857 ईस्वी को। हालांकि इसकी जो क्रांति की जो पहले जो तारीख तय की गई थी वो 31 मई 1857 की गई थी, लेकिन मेरठ के विद्रोह की वजह से ये क्रांति अपने समय से पूर्व शुरू होती है। तो प्रारंभ आखिर इस क्रांति का कैसे हुआ इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि क्रांति का जो मेरठ से शुरू होती है और किस तरह से वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और दक्षिणी भारत तक पहुंच जाती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस क्रांति के प्रमुख नायक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्रांति की जो प्रमुख नायक रहे, दिल्ली में किसने क्रांति का नेतृत्व किया। जैसे हम देखते हैं बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे, तात्या टोपे के बारे में हम बात करेंगे, कुंवर सिंह के बारे में हम बात करेंगे, नाना साहेब के बारे में बात करेंगे। तो ये जितने भी क्रांति के जो नायक हैं इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इसी भाग के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे प्रारंभ, विस्तार और इसके नायक। इसके अलावा हम ये बात भी देखेंगे कि क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। हम देखते हैं कि एक बड़ी क्रांति होती है और जो लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक होती है पूरी क्रांति, और एक तरह से मानते हैं कि उस समय भारत में अंग्रेज शासन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल होते हैं। तो आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये जो क्रांति थी वो असफल हो गई। तो उन कारणों का भी हम गौर से बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे कि क्रांति के परिणाम क्या निकले आखिर। हालांकि ये क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस क्रांति ने बहुत ही स्थायी परिणाम छोड़े। इस क्रांति का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस क्रांति के बाद हम देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समाप्ति हो जाती है और जो ब्रिटिश ताज है वो भारत का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। और इसके अलावा बहुत से बड़े परिवर्तन हम भारत में देखते हैं। तो इस क्रांति के परिणाम और उसके क्या महत्व थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम देखेंगे क्रांति का स्वरूप क्या था, यानी क्रांति को हम क्या कह सकते हैं। हमारे पास एक शब्द है, कई बार इस बात की जाती है कि क्रांति को क्या ये कोई सैनिक विद्रोह था, या फिर क्या ये एक क्रांति थी, या एक म्यूटिनी था, या फिर ये भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। जैसा वीर सावरकर ने इसे कहा है कि भारतीय आज़ादी का ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो सच में दोस्तों ये भारतीय आज़ादी का एक पहला स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि देखते हैं कि पूरे जो जितने भी वर्ग हैं मोटे तौर पे, चाहे वो आम जनता हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो,
या शासक वर्गों, सब ने मिलजुल के इस क्रांति में भाग लिया था। और आज ये हमारी अस्मिता का एक प्रश्न, हमारे लिए अस्मिता का एक कारण बनती है। हम गर्व के लिए हमारे पास एक कारण है कि 1857 की क्रांति में हमारे वीर योद्धाओं ने, सेनानियों ने किस तरह से भाग लिया, वो हमारे लिए गर्व का विषय है। तो इस तरह की क्रांति के बारे में अध्ययन करना हम सब के लिए आवश्यक हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके ऊपर चर्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की, कि आखिर क्या पृष्ठभूमि थी। और यहाँ हम ये भी जोड़ लेते हैं एक बार कि जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जो पाठ है हमारा उपनिवेशवादी आक्रमण, 5वां जो अध्याय है, इस अध्याय में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जैसे हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं तो आपको जोड़ते हैं कि किस तरह से इतिहास जो है मध्यकाल समाप्त हुआ है और उसके बाद आधुनिक काल की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत जो होती है इन घटनाक्रमों में आपको देखने को मिलेगी। एक मुख्य कारण था, जैसे हमने देखा था कि जब मध्यकाल शुरू हुआ था तो उस समय भी भारत पर उत्तर पश्चिम से आक्रमण हुए थे। और आपने देखा था कि किस तरह से भारत में तुर्क आक्रमण हुए, मुगल आक्रमण हुए और भारत में मंगोल सत्ता स्थापित हो जाती, तुर्क सत्ता स्थापित हो जाती है और वो लगभग 300-400 वर्षों तक भारत पर शासन करते हैं। और प्राचीन काल में भी अगर हम जाएं तो हमने देखा था कि सिकंदर के जो आक्रमण होते हैं, तो हर काल जब शुरू होता है तो कुछ परिवर्तन आते हैं। यहाँ भी एक परिवर्तन आए, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो इस समय का जो दौर है वो भौगोलिक खोजों का और औद्योगिक क्रांति का दौर है मुख्य रूप से ही। विशेषकर अगर हम बात करें तो इस समय ये है 17वीं शताब्दी, 17वीं सदी की बात हम करेंगे। यहाँ ये हमारा जो टॉपिक 17वीं सदी से शुरुआत हमारी होती है यहाँ पे कि 1601 ईस्वी के 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और उसी के समानांतर कई और यूरोपीय कंपनियों की भी स्थापना होती है। पुर्तगाल की अगर हम बात करें, डच की अगर हम बात करें, फ्रांसीसी कंपनी की अगर हम बात करें, तो बहुत सी कंपनियां स्थापित होती है यूरोप के देशों में और वो अपनी भौगोलिक खोजों के माध्यम से विभिन्न देशों में जाते हैं और वहां अपने उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में जो जितनी कंपनियां हैं यूरोपीय कंपनियां भारत में भी आती है और भारत में भी अपने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास करती है। और अंततः क्या होता है कि इन कंपनियों में आपसी लड़ाई भी होती है, आपसी संघर्ष भी होते हैं भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। और इस सत्ता स्थापित करने का जो संघर्ष है इनका आपसी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है, यानी अंग्रेजों की विजय होती है और भारत में वो अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल होते हैं। हालांकि शुरुआत के दौर को हम देखें तो ये जो कंपनियां हैं ये मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य के लिए भारत में आई है, परंतु जब ये भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं तो वो भारत पर एक तरह से राजनीतिक अधिकार, अपनी उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती है राजनीतिक, वो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं और भारत पर अपना अधिकार करने में वो सफल होते हैं काफ़ी हद तक। तो इसके लिए हमने शुरू कर लिया है। तो देखते हैं कि भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, आखिर किन कारणों से इन कंपनियों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। विशेषकर हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि हमने बताया आपको कि बाकी कंपनियां जो फ्रांसीसी कंपनी थी, डच कंपनी थी या पुर्तगाली जो कंपनी थी, उन सब को अंग्रेजों ने मात दे दी थी भारत में और अपना जो रास्ता था साफ कर लिया था। अब केवल उन्हें भारतीय शक्तियों से लड़ना था और भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो ऐसी नहीं थी कि वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का डटकर मुकाबला कर सकें। क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में भारत में कमजोर मुगल उत्तराधिकारी हमें देखने को मिलते हैं जो कि मुगल साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मराठा एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं और भारत के उत्तर भारत में विशेषकर कई छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियां हमें दिखाई देती हैं। अगर आप इस नक्शे पर गौर करें तो यहाँ देखिए राजस्थान में राजपूत जो थे वो प्रमुख शक्ति हो गए थे। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, सिंध वाला जो क्षेत्र प्रमुख रूप से है, उसमें सिख जो शक्ति थे प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर दक्षिण में हम चले जाएं और उत्तर भारत की भी बात करें तो वहाँ मराठास जो थे वो प्रमुख शक्ति होते हैं। वैसे माना जाता है कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उस समय भारत की जो प्रमुख राजनीतिक शक्ति थी वो थे मराठे, क्योंकि अंग्रेजों को मराठों से प्रमुख रूप से संघर्ष करना पड़ा था। और ऐसा माना जाता है कि जब पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ है तो उस युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठों को पराजित कर देता है, तो उस युद्ध के बारे में प्रसिद्ध उक्ति है, ये कहा जाता है कि उस युद्ध ने ये नहीं तय किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि उस युद्ध ने ये निश्चित किया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। यानी कि उसका फायदा ना मराठों को हुआ ना अहमद शाह अब्दाली को हुआ, उसका जो फायदा था तीसरी शक्ति यानी अंग्रेजों को उस युद्ध का फायदा हुआ, क्योंकि मराठे जो थे वो शक्तिशाली नहीं रहे और उनको कुचलना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया था। तो हम देखते हैं कि भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं बहुत ही विपरीत है। कई छोटे छोटे राज्य भारत पर शासन करते हुए दिखाई देते हैं, कई राजनीतिक शक्तियां हमें दिखाई देती है। इधर हम बात करें बंगाल की खास बात यह थी कि उस समय सबसे समृद्धशाली प्रांत ये था
तो मराठे हैं, बंगाल हैं, राजपूत हैं, राजस्थान के सिख हैं। इसके अलावा आप अवध में देखिए, अवध में वाजिद अली शाह जो नवाब हैं वो शासन कर रहे हैं। अगर हैदराबाद में, दक्कन में चले जाइए, मैसूर में आप चले जाइए, कई छोटे छोटे जो राज्य में भारत बटा हुआ है। और ये जो परिस्थितियां थी बहुत ही अनुकूल थी अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, भारत में अपने शासन के लिए। और इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार उन्होंने केवल मात्र 100 वर्षों के छोटे से टाइम पीरियड में, छोटे से अवधि में उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। आगे बढ़े तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कंपनी हमने बात की। सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं कि जितने भी ये जो प्रांत थे, आखिर अंग्रेजों ने इन पे अधिकार किस तरह से, कैसे, किस प्रकार से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सर्वोच्चता को स्थापित किया भारत के अंदर। तो सबसे पहले बात करें बंगाल, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे समृद्धशाली प्रांत था और मुगल बादशाह भारत का बादशाह माना जाता था। लेकिन उसकी भी स्थितियां बहुत बदतर थी, क्योंकि छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे, जो कि मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में थे किसी जमाने में, औरंगजेब के जमाने में। सबसे पहले बात करें बंगाल की, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल को कैप्चर किया, बंगाल पर अधिकार किया, क्योंकि यहाँ सबसे समृद्धशाली था, यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा था, धन था। तो अंग्रेज चाहते थे कि सबसे पहले, और एक खास बात थी कि जो बंगाल की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वो बहुत ही अनुकूल थी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के पास एक जो शक्तिशाली नौसेना थी। तो जो बंगाल है, बंगाल जो है वो समुद्र के किनारे है। हम देखते हैं अगर भारत के मानचित्र में इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ अगर भारत का मानचित्र देखते हैं तो यहाँ जो बंगाल की स्थिति है, बंगाल वो सबसे समृद्धशाली था, क्योंकि इसके पास एक प्रसिद्ध बहुत ही अच्छे बंदरगाह यहाँ थे और यहाँ से विदेश व्यापार आसानी से किया जा सकता था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया। तो इसके लिए अंग्रेजों ने 2 मुख्य रूप से युद्ध लड़े हैं। 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, इसमें उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। और ये युद्ध है अंग्रेजों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है कि उनकी शक्ति की शुरुआत भारत में स्थापित हो जाती है। इसके बाद 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध है वो भी महत्वपूर्ण है। जो 1764 ईस्वी का बक्सर का जो युद्ध है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध ने ही अंग्रेजों को भारत में सबसे शक्तिशाली बना दिया था, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गए थे। और ये जो युद्ध है, इसके बाद जो अंग्रेजों ने इलाहाबाद की जो संधि की है, उसके बाद मुगल बादशाह जो था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को पराजित किया था भारत की, उत्तर भारत की, विशेषकर मुगलों को पराजित किया, मुगल बादशाह को पराजित किया है। इसके अलावा अवध के नवाब को और बंगाल के नवाब को एक साथ पराजित करके उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। तो इस तरह से 2 युद्धों के माध्यम उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। अब बात करें कि आखिर अंग्रेजों जो दूसरी शक्ति, महत्वपूर्ण शक्ति थी अंग्रेजों के सामने, वो थी मराठे। उस समय जैसा अभी हमने आपको बताया शुरू में कि मराठे जो थे वो प्रमुख राजनीतिक शक्ति थे उस समय। सबसे प्रमुख शक्ति अगर हम बात करें भारत में 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के अंदर, तो मराठे सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे, क्योंकि मुगल बादशाह जो था, मुगल सत्ता जो थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन मराठे जो थे वो भी पानीपत के तीसरे युद्ध में, 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित होते हैं, और पूरी तरह से मराठों की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। हालांकि वो मराठे फिर दोबारा उठ खड़े होते हैं, और हम देखते हैं कि बाद में वो फिर अंग्रेजों के साथ 3 प्रसिद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं 1775 से लेकर 1818 ईस्वी तक। लेकिन जो उन्हें हार पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली से मिली थी, उस हार से वो कभी फिर दोबारा उबर नहीं पाए थे। इसी वजह से अंग्रेजों के लिए बहुत ही आसान हो गया था कि वो भारत में मराठों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित करें। इसके अलावा इसका प्रमुख कारण ये भी रहे कि जो मराठी सरदार थे वो आपस में उनमें टकराव था, आपस में झगड़ते रहते थे, तो इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। और इस तरह से हम देखते हैं कि अंततः जो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवाओं के साथ, जो अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसके साथ संधि की और उसे एक पेंशन भोगी बनाकर रख दिया। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने मराठों की शक्ति को नियंत्रित किया। यहाँ हम केवल आपको 1700 जो भारत का जो इतिहास आधुनिक शुरू वहाँ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, 1857 की क्रांति तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1857 की जो क्रांति है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, वहाँ क्या परिस्थितियाँ रही थी उस दौरान, वो हम देख लेते हैं। एक बार संक्षेप में पूरा इतिहास हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें अंग्रेज और मैसूर, हमने देखा कि बंगाल पर उन्होंने अधिकार कर लिया, हमने देखा मराठों को उन्होंने पराजित किया और भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। इसके बाद दक्षिण भारत में मैसूर जो था एक प्रमुख राज्य था जिस पर अधिकार करना आवश्यक था, क्योंकि वो इनके लिए एक बड़ा कांटा बना हुआ था। तो अंग्रेज और मैसूर की बात अगर हम करें तो इनके बीच मुख्य रूप से 4 युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है जिन्हें, वो है 1767 से लेकर 1799 ईस्वी के बीच। और मैसूर के 2 प्रमुख शासकों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, उनमें थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने इन दोनों को ही पराजित करके, हालांकि हैदर अली कुछ युद्धों में अंग्रेजों से जीतते हैं, और लेकिन हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो टीपू सुल्तान हैं
वो अंग्रेजों से भिड़ते हैं और अंततः 1799 ईस्वी में अंग्रेज टीपू सुल्तान को पराजित कर देते हैं और इस तरह से वो मैसूर को सहायक संधि के द्वारा हथिया लेते हैं। इस प्रकार हमने अंग्रेज और मैसूर का देखा। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, अंग्रेजों ने न केवल युद्धों का सहारा लिया बल्कि कूटनीति और कई संधियों के माध्यम से भी पूरे भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया। उसमें लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि प्रथा है बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी अंग्रेजों के भारत में राज्य को स्थापित करने में। तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, याद रखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा, इसने देशी रियासतों का विलय भारत में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संधि के माध्यम से एक तरह से अंग्रेजों ने अपनी सर्वोच्चता थोप दी थी देशी रियासतों के ऊपर। और अगर मुख्य रूप से कौन कौन सी देशी रियासतें थी जिनको अंग्रेजों ने सहायक संधि प्रथा के माध्यम से जिन पर अधिकार कर लिया, वो थे हैदराबाद, मैसूर, अवध और पेशवा जो थे, उनके साथ सहायक संधि की थी अंग्रेजों ने। इसके बाद बात करें पंजाब के विलय की, हमने देखा था कि उत्तर पश्चिम भारत में अंग्रेज जब भारत आए उस समय सबसे प्रमुख शक्ति सिख राज्य था, यानी पंजाब जो था प्रमुख शक्ति था। इन्होंने अंग्रेजों ने इनके साथ भी, सिखों के साथ भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े 1845 ईस्वी में और 1849 ईस्वी में। दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और उन्हें पराजित किया और अंततः राजा जो दिलीप सिंह थे उन्हें भी पेंशन दे के बैठा दिया। तो दिलीप सिंह जो थे पेंशन याफ्ता कर दिया। इसके बाद बात करें कि एक और नीति, युद्धों की बात की हमने, एक नीति की यहाँ बात की थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा। उसी तरह लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति ने भी अंग्रेजों के भारत में पांव जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति पूछी जाती है। अब ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि वो कौन कौन से राज्य थे जिनके साथ अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति की, जिनके ऊपर गोद निषेध नीति लागू की थी। तो वो है सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। याद रखिए, ये जो उदयपुर है ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का उदयपुर है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने, अब अंत में उन्होंने जो था अवध जो था उस समय सबसे हमने देखा था कि किस प्रकार जो बक्सर का युद्ध हुआ था, वो अवध के नवाब भी उस युद्ध में लड़े थे। तो अवध को भी अंग्रेजों ने अपने विलय कर लिया और अवध का जो विलय था वो एक अलग तरीके से किया गया। उस समय अवध के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के ज़माने में अंग्रेजों ने क्या किया, उस पर कुशासन का आरोप लगाकर, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे इन 100 वर्षों में, यानी 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक के मध्य ना कई युद्धों के माध्यम से, छल कपट के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार करने में सफल हो जाती है। और इसकी प्रतिक्रिया हम अब देखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति में। लेकिन दोस्तों, ये 1857 की जो क्रांति थी वो अचानक नहीं हुई थी। बार बार कहा गया, ये पिछला जो 100 वर्षों का इतिहास है, 1757 से लेकर जब प्लासी का युद्ध होता है 1857 तक अंग्रेजों ने विभिन्न युद्धों के माध्यम से, अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कारण थे जिनकी वजह से 1857 ईस्वी में आकर एक क्रांति होती है। और उस क्रांति को जो चिंगारी मिलती है वो है कारतूसों का प्रयोग वाली जो नई इनफील्ड राइफल होती है, उसमें चर्बी लगे जो कारतूसों के प्रयोग की जो घटना है, वो इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी क्रांति को एक चिंगारी देती है, जिससे कि पूरी आग जो है पूरे भारत में धधक जाती है। तो ये अभी हमने आपको क्या बताया, केवल एक पृष्ठभूमि तैयार की है कि किस वजह से भारत में 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो आइए कारणों पे चर्चा करते हैं कि आखिर किन कारणों से 1857 की जो क्रांति थी वो शुरू हुई, वो क्यों हुई। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके राजनीतिक कारणों की या प्रशासनिक कारणों की बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक कारणों में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की एक तो साम्राज्यवादी नीति, अंग्रेजों ने युद्धों के माध्यम से विभिन्न जो देशी रियासतें थी, भारत के विभिन्न जो राज्य थे, उनको जीता। और इससे ये जाहिर हो गया कि जो यहाँ के देशी शासक थे वो समझ गए थे कि भैया अब भारत पर अंग्रेज जो हैं वो संपूर्ण भारत पर शासन करना चाहते हैं, वो उनके राज्य को हड़पना चाहते हैं। तो एक राजनीतिक प्रमुख कारण उनका युद्ध था। इसके अलावा अंग्रेजों की दो बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियां थी, हमने जिनके बारे में बात की थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा और लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। इनके माध्यम से भी जो देशी रियासतें थी उनके मन में इस बात का डर बन गया कि अंग्रेज जो हैं उनके राज्यों को हड़पना चाहते हैं, उनकी सत्ता को हड़पना चाहते हैं। तो प्रमुख कारण था अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी। अंग्रेज यहाँ मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं, अंग्रेज भी कह सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसकी वजह से जो यहाँ के शासक थे, यहाँ के जो प्रमुख सत्ताधारी जो लोग थे, उनको ये लगा कि अंग्रेज उनके साम्राज्य को हड़पना चाहते हैं। इसके अलावा जो भारत के दूसरे स्तर पर जो थे, जमींदार जो थे, उनके विरुद्ध भी अंग्रेजों ने
अपमानजनक व्यवहार किए, उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई, उनकी सत्ता उनसे छीन ली गई। तो जो ज़मींदार थे उनके विरुद्ध भी अंग्रेज़ों ने अपमानजनक व्यवहार किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो उस समय मुग़ल बादशाह थे, जो भारतीय सत्ता के प्रतीक थे, भारत की वैधानिक शासक थे, उनके साथ भी अंग्रेज़ों ने बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया। और ये कोशिश की उन्होंने कि अंग्रेज़ों ने ये घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफ़र के बाद जो लाल किला है उसमें जो मुग़ल परिवार के लोग हैं उनके बाद आने वाले जो उत्तराधिकारी वो नहीं रहेंगे और उन्हें वो कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी जो कि अभी तक मुग़ल बादशाहों को दी जाती थी। तो इस तरह का जो अंग्रेज़ों का व्यवहार था मुग़ल बादशाह के प्रति वो काफ़ी अपमान था और इससे भारतीय मुसलमानों में नाराज़गी हो गई। केवल भारतीय मुसलमानों में नहीं बल्कि पूरे जो भारतीय जनमानस था, क्योंकि जो मुग़ल थे उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। इस वजह से वो भारत की सत्ता के प्रतीक बन चुके थे, भारत की वैधानिक सत्ता के प्रतीक बन चुके थे। इसीलिए जो बहादुर शाह जफर के प्रति किया गया व्यवहार था वो उसने पूरी भारत की जनता को अपमानित महसूस किया। इसके अलावा अंग्रेज प्रशासन में भ्रष्टाचार और लूट खसोट, अगर प्रशासनिक कारणों की बात करें तो जो अंग्रेजों का जो प्रशासन था वो पूरी तरह से, अगर पुलिस की बात करें, प्रशासन, सामान्य प्रशासन की बात करें तो वहाँ पूरी तरह से भ्रष्टाचार था। हर चीज़ के लिए रिश्वत दी जाने लगी थी। तो ये जो भ्रष्टाचार है उसकी और लूट खसोट की वजह से भी जनता बहुत परेशान हो गई थी और विद्रोह करने के लिए लालायित थी वो। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो 1833 ईस्वी का जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, अंग्रेज कई चार्टर एक्ट लेके आए थे भारत में, तो 1833 का चार्टर एक्ट था, उसके प्रावधान और उनकी अवहेलना भी अंग्रेजों ने काफ़ी हद तक की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक कारण ये हैं। इसके अलावा हम बात करें आर्थिक कारणों की, तो आर्थिक कारण भी इस क्रांति के प्रमुख कारणों में गिने जाते हैं। आर्थिक कारण मतलब भारत के जो उद्योग धंधे, भारत में जो पुरानी व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था जो थी, उसे पूरी तरह से अंग्रेजों ने बदल के रख दिया था। क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत से धन प्राप्त करना था। वो जितना अधिक हो सके भारत से धन प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को, जो परंपरागत भारत की अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उसे पूरी तरह से उन्होंने समाप्त कर दिया और एक तरह से उन्होंने भारत का धन का निष्कासन करने का प्रयत्न किया। पूरी तरह से वो कोशिश करते थे कि भारत का जितना ज़्यादा धन हो सके वो इंग्लैंड ले जाने की कोशिश करते थे और इसके लिए उन्होंने भारत के जो उद्योग धंधे थे उनका शोषण किया और उनको पूरी तरह से चौपट करके रख दिया। इसके अलावा जो अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियाँ अपनाई थी, दोस्तों, भू राजस्व नीतियां, अंग्रेजों ने जो भू राजस्व नीतियां अपनाई थी वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बिल्कुल नहीं थी। इसकी वजह से जो भू राजस्व नीतियां थी उनकी वजह से न केवल भारत का जमींदार वर्ग बर्बाद हो गया बल्कि गरीब हो गया। इसके अलावा जो भारत के किसान वर्ग थे उनके अनुकूल भी ये भू राजस्व प्रणालियां नहीं थी, क्योंकि भारत का जो पुराना जमींदार वर्ग था वो इस बात को समझता था, जो वहाँ के किसान थे, मजदूर थे, उनकी परिस्थितियों को समझता था और उस हिसाब से भारत में भू राजस्व प्रणालियाँ जो मुगलों के समय लागू थी वो चल रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर उन्हें अपने लाभ के लिए बदल दिया, चाहे वो रेतवाड़ी प्रथा हो, चाहे महालवारी प्रथा हो या फिर वो स्थायी बंदोबस्त की प्रथा हो। ये तीन प्रथाएं अंग्रेजों ने लागू की थी पूरे भारत में। ये तीनों ही भारत के लिए घातक साबित हुई और इसकी वजह से भारतीय जनता उनके खिलाफ विद्रोह के लिए तत्पर हो गई। इसके अलावा एक खास बात थी कि अंग्रेजों ने जो भारत के उद्योग धंधे थे उन्हें भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अगर विशेषकर कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग को सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी अंग्रेजों की नीतियों की वजह से। इसमें कच्चे माल पर कम, इसके लिए क्या किया अंग्रेज जो थे वो भारत से क्या करते थे कि कच्चा माल जो था भारत में, रॉ मटेरियल जो था भारत का, वो लेके जाते थे इंग्लैंड और वहाँ से जो तैयार माल था, घटिया माल जो तैयार होता था वो भारत के मार्केट में आके डाल देते थे। और इस तरह से जो भारत के उद्योग धंधे थे वो उनसे कॉम्पिटिशन्स, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि इंग्लैंड में उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी तो इस वजह से वहाँ उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, पूरी तरह से भारत के कपड़ा उद्योग को इस तरह से बर्बाद कर दिया। इसके अलावा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पर उद्योग नष्ट हो गए। तो ये हमने देखा कि जो आर्थिक कारण है उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की नींव हिला के रख दी और भारत में गरीबी का एक जाल बिछा दिया अंग्रेजों ने। इसकी वजह से जो कई अकाल भी भारत में जब पड़े तो अंग्रेजों ने उनकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। तो हम देख रहे हैं कि भारत का पूरा धन वो यहाँ से लेके जाते थे लेकिन भारत में लेके कुछ नहीं आते थे भारत के लिए, केवल धन लूटने का उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। इसके अलावा सामाजिक कारणों की बात करें तो सामाजिक कारणों में अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें वो अपने से कमतर मानते थे। और अंग्रेजों का ये मानना था कि वो भारत में भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो इस तरह की जो अंग्रेजों की भावना थी उसके विरुद्ध भी भारतीयों में एक तरह का भाव पैदा हुआ कि वो अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल दें। इसके अलावा जो अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा नीति जो भारत में लागू की उसने भी भारतीयों के मन में शंका उत्पन्न कर दी, क्योंकि अंग्रेजों की जो पाश्चात्य नीति थी वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी और उनके रीति रिवाजों के अनुकूल भी वो चीज़ें नहीं थी। तो इन सामाजिक कारणों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक भावना भड़काने का काम किया।
इसके अलावा धार्मिक कारणों की बात करें तो अंग्रेजों ने ऐसे बहुत से सुधार, अंग्रेजों ने ऐसे बहुत सी नीतियां बनाई जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके अलावा जैसे हम कुछ उदाहरण यहाँ ले सकते हैं कि उन्होंने एक दोषपूर्ण पैतृक संपत्ति कानून बनाया। अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने इस कानून लेकर आए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कि जो भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म से या मुसलमान धर्म से ईसाई धर्म ग्रहण करेगा तो उसकी संपत्ति में उसको हिस्सा उसका दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पैतृक संपत्ति की जो कानून था उसमें दोषपूर्ण परिवर्तन उन्होंने किए और अपने फायदे के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उसमें परिवर्तन किए, जिससे भारत की जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके अलावा 1813 के चार्टर एक्ट में भी उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की स्वीकृति प्रदान कर दी और ईसाई जो लोग थे या जो पादरी लोग थे वो पूरे भारत में एक तरह से खुल्लम खुला अपने ईसाई धर्म का, अपनी संस्कृति का प्रचार करने लगे थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने मस्जिदों और मंदिरों पर भी संपत्ति कर लगा दिया। अभी तक क्या था कि भारत में मंदिरों और मस्जिदों की जो संपत्तियां होती थी उन पर धार्मिक कर नहीं लगाए जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन पर धार्मिक कर लगा दिए थे। इससे भी भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून भी बनाए जिन्होंने भारतीय जो रूढ़िवादी जो भारतीय थी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी। हालांकि हमें कई बार देखने, जैसे सती प्रथा के खिलाफ जो कानून बनाया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंक ने, हालांकि वो एक दृष्टि से देखने में सही लगता है, लेकिन उस समय भारत की जो जनता थी उसने उसे अपनी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ समझा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों की कई नीतियां थी वो। इसके अलावा उन्होंने पुनर्विवाह अधिनियम भी लेके आए 1856 ईस्वी में, लेकिन वो भी भारतीयों ने अपनी परंपराओं के खिलाफ उसको भी माना। तो इस प्रकार इनके सामाजिक और धार्मिक जो कारण थे इन्होंने भारतीय जनता की भावनाओं को भड़काया और भारत की जो आम जनता थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। अब बात करें सैनिक कारणों की। दोस्तों, राजनीतिक कारण देखे हमने, सामाजिक और धार्मिक कारण देखे हमने, आर्थिक कारण भी देखे जिन कारणों से ये विद्रोह या क्रांति जो थी 1857 की वो हुई। लेकिन सैनिक विद्रोह जो थे ये प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि सैनिक विद्रोह ने इस क्रांति को तत्काल, ये जो क्रांति हुई थी वो सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी, जो बाद में जाके एक व्यापक क्रांति बन गई थी। तो सैनिक कारण जानना बहुत जरूरी होता है। सैनिक कारणों की बात करें तो क्रांति के पूर्व भी कई विद्रोह हो चुके थे। हम देख रहे थे कि 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का जो 100 वर्ष का कार्यकाल था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय था, इसमें अनेक विद्रोह पहले ही हो चुके थे। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार 1857 की क्रांति का ये विद्रोह या क्रांति हुई थी। छोटे मोटे जो विद्रोह थे, सैनिक विद्रोह, इससे पहले भी हो चुके थे। कुछ प्रमुख विद्रोह की अगर हम बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं 1806 ईस्वी का वेल्लोर विद्रोह ले सकते हैं इसमें। इसके अलावा 1824 ईस्वी का बैरकपुर विद्रोह ले सकते हैं। 1849 ईस्वी का बंगाल की 12वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो विद्रोह किया था उसको हम शामिल। कई विद्रोह ऐसे हुए थे जो 1857 की क्रांति से पहले हो चुके थे और उन्होंने एक आधार तैयार कर दिया था भारत में अंग्रेज विरोधी भावना के लिए। इसके अलावा ये कुछ ऐसे युद्ध हुए जिसमें अंग्रेज काफ़ी पराजित हुए, उन्हें भारी क्षति पहुंची। अगर हम बात करें अफगान युद्ध की, 1849 ईस्वी में अफगान जो युद्ध था, अंग्रेज उसमें ना केवल पराजित हुए बल्कि अंग्रेजों को भारी क्षति भी उसमें मिली है। इसके अलावा क्रीमिया युद्ध जो था, हालांकि अंग्रेज जो थे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वो रशिया के खिलाफ, रूस के खिलाफ इस युद्ध में उसने जीत प्राप्त की थी, लेकिन उसे भारी क्षति हुई थी। इसके अलावा पंजाब युद्धों में भी उन्हें भारी क्षति हुई थी। तो इन विभिन्न युद्धों से भारतीय जनमानस में और भारतीय सैनिकों में विशेषकर ये बात बैठ गई थी कि अंग्रेजों को पराजित करना कोई मुश्किल काम नहीं, यानी अंग्रेज जो थे अजय नहीं थे इसका मतलब। तो वो उनके खिलाफ अब उनमें हिम्मत आ गई थी, साहस आ गया था अंग्रेजों का विरोध करने का। इसके अलावा अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हम देखते हैं कि जो मुख्य रूप से अंग्रेज सेना थी उसमें अंग्रेज सैनिक कम थे लेकिन भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, और उसमें भी मुख्य रूप से बंगाल और जो अवध के जो सैनिक थे वो अत्यधिक थे और उनमें ज़्यादा असंतोष था। क्योंकि जो बंगाल और अवध के जो सैनिक थे वो ना केवल एक सैनिक थे बल्कि वो सैनिक की वेशभूषा में किसान थे, क्योंकि उनके जो अधिकांश परिवार थे वो किसान परिवार थे। तो जो किसानों के साथ अंग्रेजों ने भूराजस्व नीतियां लागू करके जो अत्याचार किए थे वो उससे बहुत काफ़ी दुखी थे और उनके अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा हो रही थी। तो ये विशेषकर बंगाल और अवध के जो ज़्यादातर सैनिक उस सेना में थे उनमें भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। इसके अलावा सैनिकों के प्रति जो अंग्रेजों का व्यवहार था वो दोहरा व्यवहार वो करते थे, अपमानजनक व्यवहार वो करते थे। हम ही देखते हैं कि जो भारतीय जो सैनिक थी उनकी जो सबसे बड़ी पोस्ट थी, पदोन्नति की जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वो सूबेदार तक थी। वो बस उस सूबेदार के बाद उससे पदोन्नति नहीं दी जाती थी, अधिकतम सूबेदार तक उन्हें पदोन्नति दी जाती थी। इसके अलावा जब कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी काम कर ले, चाहे युद्ध में कितने प्रदर्शन वो करे, लेकिन उन्हें सूबेदार से अधिक ऊंची पद नहीं दिए जाते। जो जब भी बात होती थी कि उन्हें कोई पुरस्कार दिया जाता उसके लिए अंग्रेज अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाते थे, भारतीयों को नहीं दिए जाते थे। और उनके वेतन भत्ते भी जो थे वो अंग्रेज अधिकारियों, अंग्रेज सैनिकों की तुलना में काफ़ी कम थे। इस वजह से भी भारतीयों में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। तो वेतन भत्ते, पद और पदोन्नति के संबंध में जो नियम थे
थे वो भारतीयों के लिए अपमानजनक थे। इसके अलावा अंग्रेज कुछ अधिनियम भी अंग्रेजों ने ऐसे बनाए जो कि सैनिकों के विरुद्ध थे, उनकी सुविधाओं में कमी कर, जैसे 1854 ईस्वी का डाकघर अधिनियम अंग्रेज लेके आए। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो भारतीय सैनिकों की जो सहायता मिलती थी, निःशुल्क जो डाक सुविधा प्राप्त होती थी, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। इससे भी सैनिकों में बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। इसके अलावा 1856 ईस्वी में जो एक कानून आया, सामान्य सेवा भर्ती नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वाइसराय थे, कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने एक अधिनियम बनवाया था, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जिसके तहत भारतीयों को अब भारत से बाहर युद्ध लड़ने के लिए जाना अनिवार्य कर दिया गया था। और दोस्तों, भारतीय जो सैनिक थे, जो भारतीय जनता थी, उसमें ऐसी भावना थी कि समुद्र पार जाकर युद्ध करने से उनकी जो रीति रिवाज थे या उनका जो जाति थी वो खराब हो सकती है। तो इसी वजह से भारतीयों ने इस अधिनियम का विरोध किया और एक तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध उनमें भावना उत्पन्न हुई। अब बात करते हैं तात्कालिक कारणों की। दोस्तों, ये सब जो कारण थे, एक लंबे समय तक जो कारण थे बन रहे थे और एक भावना जो थी अंग्रेजों के विरुद्ध पैदा हो रही थी। लेकिन इस पूरी भावना को जिस चिंगारी ने आग दी, वो जो घटना थी वो थी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। दोस्तों, होता क्या कि अंग्रेज एक नई राइफल लेके आते हैं। जो सैनिक थे उनके लिए अंग्रेजों ने एक नई राइफल मंगाई थी, एक नई बंदूक, आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, बंदूक मंगवाई थी। और उस बंदूक में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे, उन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले उनके जो ऊपर जो कुछ हिस्सा लगा होता था, तो उस चर्बी को हटाना पड़ता था दांत से खोलकर। इस तरह से वो कारतूस हुआ करता था दोस्तों। इस तरह से कोई कारतूस था, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये चर्बी लगी होती थी इस पर इस तरह की कुछ लोग कहते हैं कि अफवाहें थी या सत्य था, पूरी तरह से कुछ नहीं कहा, लेकिन कुल मिला के ये एक भावना लोगों में हुई कि उसके ऊपर सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी। उस कारतूस के ऊपर वाला जो, इसे काटना पड़ता था दांत से, और उसके बाद जो इसमें बारूद थी वो बंदूक की नली में डाली जाती थी। तो इस पर क्योंकि सुअर और गाय की चर्बी लगी थी, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध थी, क्योंकि हिंदू जो थे वो गाय को पवित्र मानते थे और जो मुसलमान थे वो सुअर को अपने लिए पवित्र मानते हैं। तो ऐसी भावना, इस तरह की जो कारतूस थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। और उनके मन में जो लावा उबल रहा था, उसने तुरंत एक तरह से विस्फोटक काम किया इस घटना ने। तो हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उन्होंने इस तरह से तुरंत विद्रोह के लिए वो तैयार हो गए। और ये जो चिंगारी थी चर्बी वाले कारतूस वाली, इसने पूरे भारत में एक तरह से आग लगा के रख दी। और फिर आगे के भागों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो घटना थी, इसने पूरे भारत में विद्रोह का, पूरे भारत में इस क्रांति को फैलाने में सहायता प्रदान की। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने पहले भाग में ये देखा था कि किस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, और 1857 की जो क्रांति की जो प्रमुख कारण थे वो क्या कारण है, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आगे के भागों में हम बात करेंगे, जो आगे का भाग हम अध्ययन करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि भारत में किस तरह से इस क्रांति 1857 की जो क्रांति थी वो किस तरह से पूरे भारत में फैली और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके प्रमुख नायक कौन कौन से थे और किन किन स्थानों पर इसके जो प्रमुख केंद्र थे वो कहाँ कहाँ थे। तब तक के लिए धन्यवाद।